डियर फ्रेंड्स, आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा और आप लोग को आने वाला आगामी एग्ज़ाम का तैयारी भी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम का आप लोग ज़ोर-शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी का 50 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे-सीधे देखने को मिलेगा। अगर नहीं इसमें से अगर 10-15 को 50 बताएँगे, अगर इसमें से नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आज हम 50 को 50 क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्लास 12 एनसीईआरटी हिंदी वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोगों को इतना वीवीएस क्वेश्चन है, इसको आप लोग को क्लियर कर लेना है। टॉप 50 वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 आज इसका पार्ट 1 हम पहले बता दिए थे और इसका बताएंगे क्लास 12 हिंदी। अगर इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर भी आप लोगों को दे रहे हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर भी इसका आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। कॉल या मैसेज करके आप लोग पीडीएफ नोट इसका ले सकते हैं। 62 23 38 462 इस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए पहला आज का क्वेश्चन है। पहला आज का क्वेश्चन है, ग्रेगरीन क्या है? ग्रेगरीन क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। ग्रेगरीन क्या है? ग्रेगरीन जैसे कांटा गड़ जाता है, कांटा गड़ने के बाद उसे बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो वो एक जख्म का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग ग्रेगरीन कहते हैं। कोराटी जिसको आप लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। पहाड़ पर जो व्यक्ति रहते हैं ना, उसको कांटा चुभना आम बात है, क्योंकि खाली एक बार इधर उधर भटकते रहते हैं। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगरीन कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ग्रेगरीन क्या है। ग्रेगरीन क्या है तो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ग्रेगरीन कहलाता है। तो आप लोग को ग्रेगरीन के बारे में चैप्टर 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? 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 अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो तुलसीदास को न भक्ति रूप अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। तुलसीदास को न भक्ति रूपी यानी भक्ति के समान न सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में न ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना न रह जाए। कौन बोलते हैं? तुलसीदास। तो आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के तुलना भूषण किन-किन से की है? शिवाजी के तुलना भूषण किन-किन से की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है? 2022 में पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है, राम, परशुराम, सीता, शिव, कृष्ण आदि से की है। तो आप लोग को इतना लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, फटाक देना। और अगला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? मान लीजिए अगर हम में बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हम में वाक शक्ति न होता तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और अनुभव ही नहीं कर पाते। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अगर हम लोगों में बोलने की शक्ति न होती तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते, लूंज पूंज की तरह एक दूसरे से आपस में बातचीत न करते, सुख दुख न सुनाते और आपस में कोना में बैठे रहते। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वीवीएस साइंस आर्ट कॉमर्स सब के लिए। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता यानी अर्धनारीश्वर बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से अब बताया गया कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मान लो मंदिर में आप लोगों को फोटो देखा होगा पार्वती और शंकर जी का, तो यह अर्धनारीश्वर रूप है। तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है और अर्धनारीश्वर शंकर और
पार्वती का कल्पित रूप होता है जिसमें आधांग पुरुष का आधांग नारी का होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का ना मृत्यु विलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु विलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उस अस्पताल में रात्रि को इन्हें दिल का दौरा पड़ा। उस अस्पताल में इन्हें रात्रि को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट के अंदर जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर में अतिथि के रूप में रुके तथा इनके साथ रुके थे, जहां से इन्हें पहुंचाया गया, लेकिन अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन इसका है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? वे किसकी पुत्री थी? अब इस 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वह ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फतह सूचना पाने एक गरीब छात्र के रूप में है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना कौन है? तो आप लोग को हरचरना के बारे में समझ में आ गया होगा कि हरचरना कौन है। तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन वह झंडा फहराए जाने के सिलसिले में। तो आप लोग को हरचरना वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल का नव कैसा था? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों में 2020, 17, 11 तो चांस बनता है कि 26 में भी पूछ दे। तो प्रातःकाल का नव कैसा था? प्रातःकाल यानी 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में उठते होंगे तो आप लोग आसमान की तरफ ताकिएगा तो उसी को प्रातःकाल कहते हैं। तो प्रातःकाल का नभ न बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्ग ये कला है। जो प्रवृत्ति मार्ग उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। तो प्रवृत्ति मार्ग आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। जो प्रवृत्ति मार्गी हो उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। अगला क्वेश्चन, निर्वृत्ति मार्ग क्या? निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवन में नारी को अलग रखा जाता है। इस मार्ग को अपनाने वाले निर्वृत्ति मार्गी कहलाते हैं। निर्वृत्ति मार्गी के जीवन साथ साथ नारी को अलग रख छोड़ा क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ न थी। इससे व्यक्तित्व मुक्ति की प्राप्ति होती थी। समझ में यहाँ तक आप लोग को आ गया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की थी? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जिस तरह मृग हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता है, मान लीजिए शेर है ना, जो हाथी पर आक्रमण करके ना शेर को मार डालता है, उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे सेना को छीन भिन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ताकतवर शेर है, वह हाथी पर आक्रमण करके उसको मार डालता है, उसी तरह ना शिवाजी है जो अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसे छित्र-वित्र कर देते हैं। अतः भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से किया था। आप लोग को इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। और अगला 12 नंबर क्वेश्चन है,
कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है, इसके बारे में समझते हैं। तो कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए क्यों, क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। कवि कौन है? कवि है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए क्यों है, क्योंकि दर्पण स्वच्छ होता है, उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखती है जैसा कि वो वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समक्ष निर्मल, स्वच्छ और निर्मल भाव से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं होगी। उसके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते रहते हैं। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए क्यों है, क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखती है जैसा वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उसके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़ कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एगो बोलने का कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी भितिहरवा के शिक्षक थे। पुंडलिक जी ने भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से भितिहरवा के आश्रम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। पुंडलिक जी को ना गांधी जी बेलगांव से बुलाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए भितिहरवा विद्यालय में। गांधी जी चाहते कि निर्भीक एवं कर्मठ पुंडलिक जी ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों का दुर्भय करे। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो घर में पुरुष और जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई थी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया चला गया। यहाँ से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षा था? विद्यार्थियों से ना भगत सिंह की क्या अपेक्षा था 2010 और 21 में पूछा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो भगत सिंह विद्यार्थी को ना राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण कारण मानते थे। भगत सिंह विद्यार्थियों को राष्ट्र के निर्माण विकास के महत्वपूर्ण कारण मानते थे। सच्ची लगन, सच्चा रित्रता, एक निष्ठ भावना एवं नैतिक गुणों के साथ विद्यार्थी को अध्ययन के साथ राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य किरानी पैदा करनी नहीं, यह अनुपयोगी निकम्मी अधिकतर है। आज के नौजवान कल के राष्ट्र कर्णधार है, रक्षक है, शासक है, अतः उन्हें सम्यक अध्ययन के साथ देश की स्वतंत्रता संपन्नता के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। इसके लिए नहीं आत्म बलिदान होना चाहिए। तो आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के प्रेम। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लहना सिंह कौन थे? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। तो लहना सिंह सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था। लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था। वो एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चलता आता। वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता वह शहीद हो जाता है। तो आप लोगों को लहना सिंह के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी यानी सन्यासिनी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो बौद्ध धर्म चलाया था वह 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो गोठों में यानी मतलब खड़ीकों में न बंधी हुई गाय सुबह होते ही अपने बछड़ों को वात्सल्य मतलब दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी।
मतलब खटाल में गाय बांधी थी और सुबह होते ही ना बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गौशाला में दौड़ पड़ी। रात में बछड़े और गाय अलग अलग बांधे जाते हैं, रात में बछड़ा और गाय अलग अलग बांधे जाते हैं। सुबह होते ही खूंटे से खोल दी जाने पर गाय रंभाती हुई अपने बछड़ों को दूध पिलाने दौड़ पड़ती है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन गाय किस ओर दौड़ पड़ी ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा PVI है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तो दो बातों कोस दूर हो जाती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? डाकिया की राह क्यों देखती है? तो आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन को भी बढ़िया से याद कर लेना है। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपनी सिपाही भाई का पता है। वे डाकिया की राह न चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। तो आप लोगों को बिस्नी और मुन्नी के बारे में अच्छा से लिख देना है। और अगला क्वेश्चन है, धाकड़ शब्द का अर्थ क्या है? धाकड़ शब्द का अर्थ क्या है? तो धाकड़ शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है। धाकड़ शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग ओराव भाषा में होता है। इसका अर्थ होता है भाड़े का मधुर। धाकड़ शब्द की धाकड़ के रूप में विकसित होकर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र से प्रयुक्त होता है। धाकड़ लोग प्राय उत्तरी बिहार में कुआं खोदने का काम करते हैं। धाकड़ लोग न उत्तरी बिहार में कुआं खोदने का काम करते हैं। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा के और इसको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं सकती। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं सकती, तो इसको भी आप लोगों को बढ़िया से कर लेना है। मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयात्मक पूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। मतलब मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयापूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत हो रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सामाजिक, चिंता और भय का निर्माण करती है। मनुष्य जबकि निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं सकती। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है? तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है? तो तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हुए सीता माता से वे कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि दिनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 को क्वेश्चन है। आप लोगों को 24 को हो गया है तो और अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, इससे बाहर आप एग्जाम में नहीं आएगा। इसी में से क्वेश्चन टकराएगा और हर एक साल टकराता है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसा है? तो छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह परले सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी। छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह परले सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी। वह अरिदल के गज झुंडों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती थी जिस प्रकार रवि किरणों संघन अंधकार को फाड़ देती है। तेज गति से चलने वाली वह तलवार शत्रुओं के गले से नागिन से लिपट जाती थी और देखते ही देखते उसके सिरों को धड़ों से अलग कर देती थी। उनके इस सिर छेदन के कार्य से ऐसा लगता था मानो वह भगवान रुद्र को मुंडमाला अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहती है। और छत्रसाल की तलवार ऐसी है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? तो माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है। माँ के लिए अपना मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वो अपना बेटा खो देता है।
बेटा माँ की अमूल्य धरोहर, बेटा माँ की अमूल्य धरोहर आँखों की तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश बाबू को कुछ लोगों ने अमेरिका का दलाल क्यों कहा? जयप्रकाश बाबू को कुछ लोगों ने अमेरिका का दलाल क्यों कहा? तो अमेरिका में पढ़ने के चलते ही कुछ लोगों ने जयप्रकाश बाबू को अमेरिका का दलाल कहा। अमेरिका में पढ़ने के लिए ही अमेरिका में पढ़ने के चलते ही कुछ लोगों ने जयप्रकाश बाबू को अमेरिका का दलाल कहा। चूँकि जयप्रकाश बाबू अपने विद्यार्थी जीवन से ही कम्युनिस्ट की ओर आकृष्ट थे, अतः पूंजीवादी देश अमेरिका में पढ़ने के चलते उनके कुछ लोगों को ऐसा लगना लगा कि वे साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर आकर्षित हो गए और वे पूंजीवादी पक्षधर हो गए, तो इसलिए उनको बोलने लगे। वृक्षों के संबंध में माथुर जी के क्या धारणा है? वृक्षों के संबंध में जगदीश चंद्र माथुर जी के क्या धारणा है? तो माथुर जी वृक्षों के संबंध में उच्च एवं पवित्र धारणा रखते हैं। माथुर जी वृक्षों के संबंध में उच्च एवं पवित्र धारणा रखते हैं। उनके अनुसार वृक्ष प्रकृति देवी और वनश्री की प्रतिमा है। वृक्ष प्रकृति देवी और वनश्री के साक्षात विग्रह होते हैं। इन विग्रहों को काटने का अर्थ होता है प्रकृति देवी और वनश्री के प्रति अपनी आश्रदा का परिणाम देना और पारिस्थितिकीय संतुलन को क्षति पहुंचाकर संपूर्ण प्राणी जगत के अस्तित्व को खतरे में डाल देना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डायरी क्या है? डायरी क्या है? तो डायरी समिति अर्थ में तो कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका है। डायरी सीमित अर्थ में तो कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका है, जिसमें हर रोज की घटनाओं का या दिन भर में किए गए कार्यों का लेखा रखा। पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यापार या घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी में लोग अपने कुछ या सब अनुभव तथा निरीक्षणों का दैनिक विवरण रखते हैं। डायरी वह माध्यम है जिसमें लेखक के संग स्फूर्ति विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। साहित्य की दृष्टि से डायरी में संवादी शिष्टता कलात्मक अभाव हो सकता है, पर स्पष्टवादिता, आत्मीयता और निकटता आदि इनकी विशेषताएं हैं। न्यूज़ आप लोग यहाँ तक डायरी भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्य की खोज के लिए यह आवश्यक है कि हम परंपराओं से मुक्त हो। सत्य की खोज के लिए आवश्यक है कि हम परंपराओं से मुक्त हो। परंपराएं सत्य से अलग करती है। परंपराएं हैं ना जो सत्य से अलग करती है, तो जिन्हें सत्य की खोज करनी हो उन्हें परंपराओं के जड़ आग्रहों के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। परंपराओं के फंसाव से मुक्त होने का अर्थ है भयों से मुक्त होना। भयों के से मुक्त होना सत्य की खोज के लिए अनिवार्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा वे डाकिये की राह क्यों देख सकती है? डाकिये की राह क्यों देखती है? तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई का पड़ता है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। मतलब बिस्नी कौन है? बिस्नी है जो मुन्नी की माँ है और किसका सिपाही है उसका। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाग का पड़ता है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने के वजह से देखती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। धाकर सब भी समझ में आ गया, सभी समझ गया होगा। ये भी बता दिए थे, डायरी भी, सत्य की खोज भी और हरचरना की एक क्वेश्चन बताना है। 30 नंबर और 41 नंबर, हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है? तीस नंबर 41 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हरचरना कौन, उसकी पहचान क्या है? हरचरना कौन है और उसकी पहचान क्या है? हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। वो आम आदमी अभाव में जीता है और महाबली नेताओं का गुणगान किया करता है। हरचरना जो कभी हरिचरण था, ढीला ढाला पाजामा पहने राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में सम्मिलित होता था और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अधिनायक का गुणगान करता था।
जनगण मन अधिनायक जय है, भारती भाग्य विधाता फट सूचना में अपनी स्थिति से बेखबर व अधिनायक का गुण गाता हुआ अर्चना आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अर्चना के बारे में समझा दिए थे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, उत्सव कौन है और क्यों मना रहे हैं? उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? 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 जोश में ताकत से बंधी हुई, जोश में ताकत से बंधी हुई सारी शोषित जनता की मुट्ठियों बस एक ही लक्ष्य में जानती है, शोषकों के प्रति अपने क्रोध और क्षोभ का इजहार करना और शोषकों को यह चेतावनी देना कि अब उनका अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसे खुलकर चुनौती दी जाएगी। तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हृदय की बातचीत का अर्थ क्या होता है? हृदय की बातचीत का क्या अर्थ होता है? तो हृदय की बातचीत का तात्पर्य हमारी सद्भावनाओं से है। हृदय की बातचीत का हृदय की बातचीत का तात्पर्य हमारी संवेदनाओं से है। हृदय शब्द प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता और दया का प्रतीक है। हृदय में प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता, दया, सहानुभूति एवं परोपकार का भाव अस्थायी रूप से वर्तमान रखता है। हृदय की बात में उपयुक्त सात्विक भाव का सन्निवेश होता है। तो हृदय की बातचीत आप लोग को बता दिया। हृदय की बात का मतलब होता है मन की बात। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोहा क्या है और इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य धातु है। लोहा आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य धातु है। लोहा आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य धातु है। इसी पर आधुनिक सभ्यता अवलंबित है। इसी धातु पर सारा कुछ निर्भर है। लोहा बोझ उठाता है। लोहा कदम कदम पर है और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। जो बोझ उठाता है उसकी प्रति लोहे की होती है। लोहे की खोज में एक कौतुक है। तो इस कौतुक का निहित है कि यह सब देखा जाए कि संसार और सांस्कृतिक संबंध किस पर अवलंबित है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? तो बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम एक बार फिर हार गए। मतलब बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम एक बार फिर हार गए। गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं, हार लौट रही है। हमारी परास्त सेना बाजे गाजे के छल के साथ, धोखा के साथ आ रही है। बूढ़ा मशक वाला अनुभवी है। उसने अपने अपने अनुभव के आधार पर यह सौंप लिया कि हमारा सेना युद्ध में परास्त हो गई। वह बड़ा बाजे गाजे के धोखा के साथ में इसलिए प्रवेश करी नगरवासियों को इसको हार न माने। जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्य की खोज के लिए आवश्यक है, सत्य की खोज के लिए आवश्यक है कि हम अपनी परंपराओं से मुक्त हो, परंपराओं सत्य हो करती है। तो जिन्हें सत्य की खोज करनी हो उन्हें परंपराओं के जोर आग्रह के फंसना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन याद कर लेना। और कृष्ण खाते वक्त क्या करते? कृष्ण खाते वक्त क्या करते? कृष्ण खाते वक्त कुछ खाते, कुछ गिराते हैं, कुछ अपने पिता को मुंह में खिलाते हैं। और लेखक है जो खाने के लिए अति कर रहे हैं। और नामवर सिंह किन कविताओं से श्रेष्ठ मानते हैं? नामवर सिंह जीव जगत और प्रकृति विद्रूप रंगों से कविता को श्रेष्ठ मानते हैं। कवि की बहुमुखी आक्रमता का भी कविता में मार्गदर्शन होता है। तो समझ में आ गया। अगला अगला क्वेश्चन है, राजनीति में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीति में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है चुनाव की खर्चीली पद्धति। इस पद्धति में उम्मीदवार को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। सवाल उठता है कि करोड़ रुपए उम्मीदवार कहाँ से जुटाता है? उम्मीदवार ब्लैक मार्केटिंग लोगों से, ब्लैक मार्केटर चोरबाजी करने वालों से इकट्ठा करता है। इन रुपयों का कोई हिसाब नहीं होता, कोई किताब नहीं होता। चुनाव पर खर्च किए गए रुपयों के चलते ही चुनाव संपन्न होने के बाद हम हर व्यक्ति, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका PDF लेना चाहते हो तो आज के लिए इतना ही। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो नंबर दे रहे हैं एक बार और आप लोग इस पर कांटेक्ट करके PDF आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। आप लोग बिल्कुल फ्री में इसमें ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई अगर डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में लीजिए। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में केमिस्ट्री का 100 विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 सब्जेक्टिव लाएंगे और आप लोग गर्दा कर देंगे। केवल आप लोग पूरा साथ दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। आप लोग चैनल पर जल्द से जल्द 21 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। उसके बाद पूरा धुआं कर देंगे, धुआं उड़ा देंगे, गर्दा कर देंगे आप लोग के लिए। तो यहाँ तक समझ। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी लीजिए। 50 क्वेश्चन बताएं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसका PDF हम ग्रुप में भी डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट से क्विज करवाएंगे, क्वेश्चन फ्री, स्टडी मटेरियल, न्यू अपडेट, एजुकेशन, इस इतना से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक